to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। संविधान बनाने वालों ने जब एक विद्वत परिषद जैसा सदन सोचा, जब राज्यसभा के बारे में सोचा, जब सोचा कि राज्यों के हितों की और उनके विचारों की नुमाइंदगी करने के लिए यहाँ ऐन अक्षांश और देशांतर पर जो शहर है दिल्ली, जिसे राष्ट्रीय राजधानी बनाया जा रहा है, तो वहाँ पर सब विचार आए, चेक्स एंड बैलेंसेस रहें। पर क्या पता था कि राज्यसभा के नियमित चुनाव इन चेक्स एंड बैलेंसेस में नए सिरे से एक अध्याय जोड़ेंगे। अंतरात्मा शब्द बार बार उछाला जाएगा। मुख्यमंत्री आकर कहेंगे कि उनके विधायकों को पुलिस ने किडनैप कर रखा है। अंग्रेजी का एक शब्द है ऑक्सीमोरॉन, उसको खंगालिएगा डिक्शनरी पर। कितना विरोधाभास है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं विधायकों को यानी लॉ मेकर्स को पुलिस ने, जिनका काम लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखना है, किडनैप कर रखा है। विधायक हैं जो अंतरात्मा की आवाज़ पर पार्टी लाइन से इधर उधर जा रहे हैं और बता भी रहे हैं अंदर खाने की असल वजह क्या है। किसी पर दबाव है तो किसी को प्रेरणा है। कुल मिलाकर राजनीति है। ये शब्द कहते ही यूं लगता है कि बेहद सस्ते सरकारी दरों पर मिलने वाले रंगरोगन के जरिए सब कुछ छिपा दिया गया है अगले इश्तिहार के चस्पा होने तक। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो, जिसमें दिन भर की खबरों पर विस्तार से बात होगी और अतिरिक्त विस्तार से बात होगी राज्यसभा के चुनाव को लेकर, जिसमें वोटिंग हुई हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में और उत्तर प्रदेश में। कर्नाटक से कोई सरप्राइज नहीं आया, लेकिन हिमाचल में पॉलिटिकल ड्रामा अभी जारी है, आरोप प्रत्यारोप, और उत्तर प्रदेश में ये डेवलपमेंट अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुका है और भारतीय जनता पार्टी, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी को चोट पहुंचाने में कामयाब भी दिख रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लल्लन टॉप शो। सबसे पहले आपको अंग्रेजी की एक कहावत से दो चार करवाते हैं। पॉलिटिक्स इज अ प्रोसेस ऑफ मैन्यूवरिंग टू असर्ट राइवल इंटरेस्ट, यानी राजनीति प्रतिद्वंदी के हितों पर चोट करने वाली पैंतरेबाजियों की प्रक्रिया है। ये अंकों का जोड़ भाग भी है और वफादारी का इम्तिहान भी। मिसाल के तौर पर 27 फरवरी 2024 के राज्यसभा चुनाव, 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुए। इनमें से 12 राज्यों की 41 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए। लड़ाई हुई 3 राज्यों की 15 सीटों पर, और ये 3 राज्य जैसा मैंने बताया यूपी, हिमाचल और कर्नाटक। यहाँ हुई वोटिंग, और जहाँ वोटिंग होती है वहाँ और भी कुछ होता है। इसे कहा जाता है क्रॉस वोटिंग, यानी पार्टी लाइन से, पार्टी की आला कमान के डिक्लेरेशन से इतर वोट करना। और जैसे ही ये होता है खेल बनते और बिगड़ते हैं, और आज भी राज्यसभा चुनाव में यही हुआ। पर इसका एक भावनात्मक और व्यवहारिक असर आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी होगा। इन सब पर आज तसल्ली से बात की जाएगी। सबसे पहले राज्यसभा की पाठशाला शुरू करते हैं। पहले इतिहास में कुछ चहलकदमी कर लें। 1952 में देश में पहले लोकसभा चुनाव हुए। इनके बाद तय हुआ कि देश में लोकसभा के साथ एक उच्च सदन भी होगा। 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा के गठन का ऐलान हुआ। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यानी ये कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 बरस का होता है और अधिकतम सीटों की संख्या 250। इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, जो खेल, कला और संगीत जैसे क्षेत्रों से होते हैं। बाकी के 238 राज्यसभा सांसद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। इन्हीं 238 में से 56 सीटें खाली होने के बाद इन पर 27 फरवरी को नए राज्यसभा सांसद चुने जाने थे। निर्विरोध जीतने वाले 41 उम्मीदवारों में से 20 उम्मीदवार बीजेपी के हैं, 6 कांग्रेस के, बीजेडी और आरजेडी के 2-2, तृणमूल कांग्रेस के 4, वाईएसआर कांग्रेस के 3, जेडीयू, शिवसेना, एनसीपी और बीआरएस के भी 1-1 कैंडिडेट हैं, जिन पर पहले भी चर्चा हो चुकी है।
निर्विरोध चुने गए नाम 41 हैं, पर इनमें खास नाम कौन से हैं, गौर करिएगा। गुजरात से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, राजस्थान से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी। ये तो हो गए एक मौजूदा और एक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब पूर्व मुख्यमंत्रियों का नाम। महाराष्ट्र से भाजपा के टिकट पर आए अशोक चौहान, शिवसेना के टिकट पर आए एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना पूर्व मंत्री मिलिंद देवड़ा, और अजित पवार की पार्टी एनसीपी से भी आए पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रफुल्ल पटेल। ये तो गुजरात और महाराष्ट्र की बात हो गई। नज़र घूमी बंगाल की तरफ तो लोगों का ध्यान गया असम की पूर्व कांग्रेस नेता सुष्मिता देव के रीनॉमिनेशन पर और पत्रकार रही सागरिका घोष पर। मध्य प्रदेश से मोदी सरकार में मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन का नॉमिनेशन आया। वाल्मीकि धाम आश्रम के प्रमुख उमेश नाथ महाराज भी जीते। ओडिशा से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जीते। तेलंगाना से कांग्रेस की टिकट पर आई रेणुका चौधरी या कर्नाटक से कांग्रेस की टिकट पर आए अजय माकन का नाम भी चर्चाओं में रहा। पर ये चर्चाएं बीते दिन की हैं, बात आज के दिन की। बात उत्तर प्रदेश की सबसे पहले। राज्यसभा की 10 सीटें खाली हुई, उम्मीदवार थे 11, यानी बाकी राज्यों की तरह निर्विरोध का मसला नहीं। उम्मीदवारों में 8 बीजेपी के और 3 सपा के। नाम बीजेपी से पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह, केंद्रीय मंत्री ये थे कांग्रेस की सरकार में। इसके अलावा पूर्व सांसद चौधरी तेजवीर सिंह, राज्य में पार्टी के महासचिव अमरपाल मौर्य, पूर्व राज्य मंत्री संगीता बलवंत, पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, पूर्व विधायक साधना सिंह, आगरा के पूर्व मेयर नवीन जैन और पूर्व सपा नेता संजय सेठ। कॉन्फिडेंस का ये आलम बीते दिन में आगरा में था और नवीन जैन को बधाई की होर्डिंग पहले से ही लगी थी, जबकि पोलिंग आज होनी थी। सपा से उम्मीदवार जया बच्चन, इसके अलावा पूर्व सांसद रामजी लाल सुमन और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी आलोक रंजन। कुछ दिन पहले तक यूपी में मामला सेट दिख रहा था। 10 सीटें और 10 कैंडिडेट, 7 भाजपा के और 3 सपा के। लेकिन फिर बीजेपी ने सपा से भाजपा में आए संजय सेठ के नाम का ऐलान कर दिया और पेच फंस गया। इसके बाद 26 फरवरी की रात समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने सभी समर्थक विधायकों को डिनर पर बुलाया। और यहाँ याद आती है महान दार्शनिक अजय देवगन की कही बात, जिससे डरते थे वही बात हो गई। सपा के 8 विधायक अखिलेश यादव की डिनर पार्टी में नहीं पहुंचे और तभी चर्चा होने लगी कि सपा की तरफ से क्रॉस वोटिंग हो सकती है, और यही हुआ भी। सपा 26 फरवरी की सुबह तक अपने तीनों उम्मीदवारों की जीत के दावे कर रही थी, लेकिन 27 तारीख को जब हम ये खबर लिख रहे थे तब तक वो मान चुकी थी कि उसके तीसरे उम्मीदवार की जीत मुश्किल है। रामगोपाल यादव का बयान भी आ गया कि जनता जवाब देगी। सपा के 8 विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ के समर्थन में मतदान किया। ये 8 विधायक कौन हैं और क्यों उन्होंने अखिलेश यादव को गच्चा दिया, एक एक करके बताते हैं। पहला नाम मनोज पांडे, रायबरेली की ऊंचाहार सीट से 3 बार के विधायक। 2012 और 2017 में उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य को हराया। 2022 में फिर जीते, चीफ विप बनाए गए। चीफ विप जिसका काम होता है कि विधायक पार्टी के निर्देशों का पालन करें और ये निर्देश चीफ विप जारी करता है। अखिलेश के ब्राह्मण चेहरों में गिने जाते रहे हैं। दूसरा नाम अंबेडकर नगर जिले की जलालपुर विधानसभा से राकेश पांडे का। इसमें ज़्यादा सरप्राइज नहीं था। राकेश पांडे 2009 से 2014 तक बसपा के टिकट पर अंबेडकर नगर से सांसद रहे। इनके बेटे रितेश पांडे अभी भी अंबेडकर नगर सीट से बसपा के टिकट पर जीते सांसद हैं। 2 दिन पहले इस्तीफा देकर बीजेपी में चले गए हैं। तो जब बेटा चले गए सांसद, तो विधायक पापा का जाना लगभग तय माना जा रहा था। तीसरा नाम कौशाम्बी की चायल सीट से विधायक पूजा पाल का। पूजा पाल के ही पति थे राजू पाल, जो बसपा से विधायक थे और विधायक रहते हुए ही 2005 में इलाहाबाद में उनकी हत्या कर दी गई थी और इल्ज़ाम आया था अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर। चौथा नाम अमेठी जिले की गौरीगंज सीट से 3 बार के विधायक राकेश प्रताप सिंह। 2012 से लगातार जीत रहे हैं। राकेश सिंह पिछले साल तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने गौरीगंज थाने में ही बीजेपी के नेता दीपक सिंह को पीट दिया था। 5वां नाम अयोध्या की गोसाईगंज सीट से विधायक अभय सिंह। अभय सिंह भी 2 बार के विधायक हैं। 2022 के चुनाव में खब्बू तिवारी की पत्नी आरती तिवारी को हराया बाहुबली छवि है। इकलौती यही सीट थी जहां चुनाव में गोली चली थी। 6वां नाम अमेठी विधानसभा सीट से विधायक महाराजी देवी। महाराजी देवी सपा के पूर्व नेता गायत्री प्रजापति की पत्नी है।
क्रॉस वोटिंग करने वाले 7वें सपा विधायक का नाम विनोद चतुर्वेदी। विनोद चतुर्वेदी जालौन जिले की कालपी सीट से विधायक हैं। सपा के टिकट पर पहली बार जीते हैं। इससे पहले उरई की सीट जब सुरक्षित नहीं होती थी तब कांग्रेस के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। 8वां नाम है आशुतोष मौर्य का। बदायूं जिले की बिसौली सीट से 3 बार के विधायक हैं। अब बारी बारी से इनके बीजेपी के पाले में जाने की वजह भी समझ लेते हैं। मनोज पांडे को सपा ने चीफ विप बनाया। 27 तारीख की सुबह उन्होंने चीफ विप के पद से इस्तीफा दिया। तभी स्पष्ट हो गया कि वो बीजेपी के लिए वोट कर सकते हैं और यही हुआ। सूत्रों के मुताबिक 26 तारीख की रात मनोज पांडे दिल्ली में थे। एक बड़े नेता से मुलाकात हुई और तभी सारी पटकथा लिखी गई। कहा गया प्रकट तौर पर कि मनोज पांडे पीडीए के नारे से, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के नारे से नाराज बताए जा रहे थे। कहा यह भी गया कि लंबे समय से वो बीजेपी के आला कमान के संपर्क में थे। उनके साथ 2-3 विधायक और भी थे। कई लोगों ने मंत्री पद की महत्वाकांक्षा का भी जिक्र किया। पर आज हम सियासी चर्चाओं पर कम बात करेंगे। उसके लिए नेता नगरी है जहां पे विस्तार से बताया जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान याद है आपको? वो भी पार्टी से खफा रफा दफा से रहे और अंततः अपनी पार्टी बना ली। स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी मनोज पांडे ने तीखा प्रहार किया था। पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ने कहा न स्वामी रहे न मनोज। सपा के लिए अजीब स्थिति हो गई है। हालांकि इन दोनों ही महासचिवों के जाने के बाद नए सिरे से रणनीति क्या रहे इस पर भी चर्चा हो रही है। चर्चा ये भी है कि ये सारे ही विधायक जो हैं इन्हें भाजपा की तरफ से ये आश्वासन मिला है कि जब विधानसभा के चुनाव होंगे तब उन्हें समायोजित किया जाएगा और कुछ को शायद लोकसभा में ही अपनी बारी मिल जाए। मनोज पांडे क्या बीजेपी से रायबरेली से लोकसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं? सोनिया गांधी की राज्यसभा जाने के बाद बीजेपी कांग्रेस के यूपी में इस आखिरी किले को भी मजबूती से चुनौती देने की तैयारी कर रही है। हालांकि रायबरेली से दावेदार और भी हैं। सूची में अगला नाम अभय सिंह का। 2022 में दाखिल हलफनामे के मुताबिक उन पर 10 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें जान से मारने की धमकी, रंगदारी और लूट से जुड़े मुकदमे भी हैं। कोर्ट में कई मामलों की सुनवाई चल रही है। लोगों ने कहा दबाव बढ़ रहा था, कई ने कहा जाति का फेर, कई ने कहा कि उनके ऊपर ये दबाव भी था। अयोध्या की एक सीट से विधायक हैं और ऐसी पार्टी की लाइन कि रामलला के दर्शन भी नहीं कर पा रहे। उनके समर्थकों की तरफ से पीडीए वाला नारा भी दोहराया गया कि इसकी वजह से सवर्ण विधायक असहज महसूस कर रहे थे। हालांकि इस पर सपा समर्थकों ने पूछा कि जब पिछड़ों का वोट चाहिए था जीत के लिए तब असहजता नहीं थी क्या? तीसरा नाम राकेश प्रताप सिंह का है। इनकी तरफ से भी यही बात आई कि विचारधारा तो हमारी शुरू से ही बीजेपी के करीब रही है। अंदर खाने इन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करीबी भी बताया गया। कई लोगों ने कहा क्या ऐसा हो सकता है कि सपा विधायक भाजपा के नेता को पीट दे और फिर भी सख्त कार्रवाई ना हो? अगला नाम, चौथा नाम राकेश पांडे का। जैसा आपको बताया, पिता धर्म निभाया, बेटे बसपा से सांसद बन गए थे, अब भाजपा में आ गए हैं क्योंकि सपा ने इस सीट पर पहले ही लालमणि वर्मा को अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है। परिवार के सामने राजनीति बचाने की चुनौती थी और इसीलिए जब इन सब नेताओं की तस्वीरें साथ में आई, जिसमें कौन है? अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, राकेश पांडे, जो एक ही गाड़ी में बैठकर वोट देने गए और अंदर की तस्वीर आई जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक साथ थे तो पटकथा स्पष्ट हो गई। पांचवा नाम विनोद चतुर्वेदी का है। कांग्रेस की राजनीति की दशकों तक पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे, कई चुनाव हारने के बाद विधायक भी बने, पर इनकी स्थिति ये थी कि बुंदेलखंड में ज़्यादातर सीटें भाजपा के पास थीं। इनके अपने ज़िले की बात करें तो बाकी 2 विधायक भाजपा के थे। सुनवाई कम थी प्रशासन में, लेकिन अखिलेश यादव ने इन्हें ऐन वक्त पर टिकट दिया था, श्रीराम पाल का टिकट काट कर। इसलिए भी इनकी खूब आलोचना हो रही है सपा के काडर में। और विनोद चतुर्वेदी के समर्थकों का कहना है कि जब पार्टी बार बार पीडीए की बात करे तो उनके जैसा व्यक्ति जो सवर्ण समाज से आता है उसके सामने विकल्प क्या रह जाए। इनको भी दिल्ली से संकेत मिले ऐसा बताया गया और इसमें सबसे प्रमुख संकेत जो मैंने आपको बार बार बताया वो ये है कि विधानसभा चुनाव में आपके हितों का ख्याल रखा जाएगा और बाकी मसले भी। ये 5 नाम हमने आपको बताए जो सवर्ण बिरादरी से आते हैं, 3 ब्राह्मण 2 ठाकुर। लेकिन पीडीए के नारे में भी सेंधमारी हुई क्योंकि 6वां नाम महाराजी देवी का है।
ओबीसी समाज से आती हैं। उनके पति पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति इन दोनों नाबालिग से गैंगरेप के केस में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। इसके अलावा उनके खिलाफ खनन घोटाले के आरोप की जांच भी चल रही है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में सपा ने उन्हें हाई प्रोफाइल सीट अमेठी से चुनाव मैदान में उतारा था, जिस पर उन्होंने बीजेपी के संजय सिंह को मात दी थी। राजनीतिक टिप्पणीकारों ने कहा कि जिसका पति जेल में हो और बेल के भी लाले पड़े हों तो अंतरात्मा की आवाज़ सत्ता सम्मुख हो ही जाती है। सातवां नाम पूजा पाल का है। ये भी पिछड़ा वर्ग से आती हैं। दारा सिंह के बीजेपी में जाने के वक्त से ही इनकी भी बीजेपी में जाने की चर्चा चल रही थी। लखनऊ की गलियारों में ये बात भी है कि इस बार सुरक्षा और मुकदमे के नाम पर भी कुछ संतुष्टि दी गई है। आठवां नाम आशुतोष मौर्य का है, एक और मजबूत नाम जो बदायूं से तोड़ा गया। जानकारों ने कहा कि यह ऑपरेशन लोकसभा को ध्यान में रखते हुए किया गया, क्योंकि बदायूं से धर्मेंद्र यादव या उससे भी ज़्यादा शिवपाल यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा है। ऐसे में टिकट, संरक्षण का वादा, ये सब बातें तो हैं ही। अमेठी और रायबरेली को केंद्र में रखकर बीजेपी ने विधायकों को तोड़ा। मनोज पांडे, महाराजी देवी और राकेश प्रताप सिंह ये तीनों सर्कल से आते हैं। पिछली बार भले ही अमेठी स्मृति ईरानी ने जीत लिया हो, लेकिन यही 2 सीटें हैं जहां कांग्रेस की दावेदारी कुछ मजबूत मानी जाती है। ऐसे में बीजेपी ने न सिर्फ राज्यसभा की सीट सिक्योर की, बल्कि लोकसभा की भी बिसात बिछा दी है। एक बात यहाँ पर और अहम बताई जा रही है, एक विधायक को अलग अलग नेताओं ने रीच आउट किया। सूत्रों के मुताबिक उन नेताओं ने दिल्ली से किसी मजबूत नेता से सपा विधायकों की बात कराई और वहां से आश्वासन के बाद कल रात बगावत पर आखिरी मोहर लगी। डिनर में विधायक नहीं पहुंचे और तभी खेल खुल गया। सपा के लिए मुश्किलें कितनी ज़्यादा हो गई, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि उनके चीफ विप ने ही साथ छोड़ दिया। इससे एक बात याद आई, पार्टी विप के बावजूद क्रॉस वोटिंग करने वालों के साथ क्या होता है। क्या वो अभी भी पार्टी में रहेंगे, विधायक रहेंगे, एक्शन हो सकता है। हमने एक्सपर्ट से पूछा कि क्रॉस वोटिंग पर क्या संवैधानिक प्रावधान है और क्या क्या दल बदल जैसी कानूनी परिस्थितियां बिल्कुल प्रभावी नहीं रह जाती। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है जी, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है, ये हाउस का प्रोसीडिंग्स नहीं है। इस कारण से एंटी डिफेक्शन लॉ इस पर लागू नहीं होता। और अगर कोई क्रॉस वोटिंग करता है तो उनकी जो पार्टी है वो उस अपनी तरफ से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है, वो तो अलग बात है। लेकिन वो डिस्क्वालिफिकेशन वाली बात है वो इसमें लागू नहीं होती। जनपद कानून जो है ना, वो हाउस के अंदर जो प्रोसीडिंग्स है, हाउस के अंदर वोटिंग है, उसी पर ही लागू होता है, उसी पर्पज से भी बनाया है वो। और जो आदमी किसी पार्टी का जो मेंबर है, किसी पार्टी का मेंबर है और वो एंटी पार्टी एक्टिविटीज में शामिल होता है और पार्टी जो है उनको डिस्क्वालीफाई कराना चाहता है, इस ग्राउंड पर इन्होंने अपनी पार्टी से स्वेच्छा से पत्र दिया है, तो पार्टी छोड़ा है, स्वेच्छा से इन्होंने पार्टी छोड़ा है। इस ग्राउंड पर वो चीजों को लिख सकते हैं और उस पर फिर कार्रवाई चलेगी। नहीं तो जो वोटिंग है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन वोटिंग के पॉलिसी वाला पार्टी ये सोचती है कि इन्होंने एंटी पार्टी एक्टिविटीज में शामिल हुआ है, उस हालत में तो स्पीकर को तो लिख सकते हैं। सपा का संकट यही नहीं रुका। सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाली अपना दल की कमीरावादी गुट की नेता पल्लवी पटेल ने भी पहले कहा था कि वो राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं करेंगी। खबरें आई कि उन्होंने जया बच्चन को राज्यसभा भेजने का विरोध जताया था। इसके अलावा सपा के 2 विधायक रमाकांत यादव और इरफान सोलंकी जेल में हैं, तो वो भी वोट नहीं दे सके। अब अंदर की कहानी पर बात। सपा विधायकों से क्रॉस वोटिंग कराने की पूरी फील्डिंग सेट कराने का जिम्मा उठाया बीजेपी के कुछ नेताओं ने। इसमें बलिया से भाजपा विधायक और मंत्री दयाशंकर सिंह, विधान परिषद सदस्य दिनेश सिंह, इस तरह के कई नाम सामने आए जिन्होंने नेताओं से संपर्क किया। किसी की बात मुख्यमंत्री से कराई गई तो किसी की बात दिल्ली में करवाई गई गृह मंत्री अमित शाह से, ऐसा पत्रकारों ने बताया सोर्सेस के हवाले से। जब ये सब बातचीत हो गई उसके बाद पाला बदल की कार्रवाई तय हुई। अब सवाल ये है कि इन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग क्यों की? क्या पार्टी से नाराजगी थी या कोई दबाव था?
ये कहना बेहद मुश्किल है कि कोई दबाव था, और दबाव था तो कैसा था। लेकिन अखिलेश यादव ने इस ओर इशारा जरूर किया है कि जितने लोगों ने, जितने विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, इनकी संख्या 7 है, उनके ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से दबाव बनाया गया था। खासकर ऐसे लोग जिनके ऊपर मामले दर्ज हैं, जिनके ऊपर केस दर्ज है, और कुछ लोगों पर ऐसा भी आरोप लगाया गया है कि पैकेज दिया गया है, यानी कि चूंकि संजय सेठ बड़े कारोबारी हैं, तो अखिलेश यादव का यह आरोप है कि पैकेज भी दिया गया है। क्या उन्होंने स्वतः यह फैसला लिया है? कुछ विधायक ऐसे हैं जो निश्चित तौर पर बीजेपी के साथ पहले से जाना चाहते थे। राकेश प्रताप सिंह जैसे विधायक हैं जो कि कई बार राम मंदिर का मुद्दा उठा चुके हैं, भगवान राम का दर्शन करने पहले ही जा चुके हैं, और लगातार जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनसे कहते रहे कि सर्वदलीय विधायक दल को लेकर के चला जाए। तो ऐसे कई विधायक हैं जो कि बीजेपी से कहीं ना कहीं प्रभावित रहे। उन्हें लगता है कि आने वाले चुनाव में उन्हें बीजेपी के साथ रहने पर फायदा मिल सकता है। लेकिन कुछ विधायक हैं, अभय सिंह जैसे, जिन पर कई मामले दर्ज थे, और कुछ न कुछ जो एक सरकारी प्रेशर होता है वो जरूर काम किया है। अब अखिलेश यादव के आरोप को देखें तो ये पूरा का पूरा एक दबाव है, और सरकार ऐसा करती रहती है, इसलिए ये पाला बदल हुआ है। लेकिन बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री मोदी के नीतियों से प्रभावित होकर आए हैं, और वो सभी 8 सीटें जीतने जा रहे हैं। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होगा। अगर किसी शायर ने ये लाइन लिखी है तो वो लाइन यहाँ पर पूरी तरीके से फिट बैठती है कि आखिर कुछ तो मजबूरियां रही हैं। कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, और बेवफा हुए हैं 7 लोग समाजवादी पार्टी से, तो उसके पीछे दोनों वजह मानी जा रही है। एक, बीजेपी के साथ जाने, बीजेपी के साथ कुछ पाने, और खासकर कुछ लोगों की चर्चा तो ये है कि अगर उनकी सदस्यता जाती है तो बीजेपी उसका ख्याल करेगी, विधान परिषद भेज सकती है। जबकि मनोज पांडे को लेकर चर्चा है कि रायबरेली से उन्हें सीट दी जा सकती है। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि ऐसा कोई डील नहीं हुआ है, और ना ही बीजेपी किसी से ऐसे वादे करती है। लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ खेल हुआ है, ये बात बिल्कुल साफ है, जग जाहिर है। जब ये क्रॉस वोटिंग हुई तो सब तरफ से प्रतिक्रियाएं आई। सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, भाजपा के नेताओं की प्रतिक्रिया, सुनते हैं। जो पहले से कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी जीतेंगे, आज राज्यसभा के हमारे 8 प्रत्याशी जीते हैं। मैं सभी जीतने वाले प्रत्याशियों को बधाई देता हूं, और जिन लोगों के वोट से जीते हैं उनका धन्यवाद करता हूं। और समाजवादी पार्टी के भी, श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी के भी 2 प्रत्याशी जीते हैं, तो अखिलेश यादव जी को बधाई है। एक उनका प्रत्याशी हारा है, उनको लड़ाना नहीं चाहिए था, लड़ाए हैं तो हारना तय था, लेकिन उन्होंने लड़ाया है। लेकिन भाजपा की विजय यात्रा जो राज्यसभा से जारी हुई है, वो लोकसभा, और लोकसभा के बाद विधानसभा, विधानसभा के बाद लोकसभा, लोकसभा के बाद फिर विधानसभा चलती रही। जो दूसरों के लिए कांटा बोते हैं, एक दिन उनके लिए भी कांटे मिलते हैं। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, कोई भी लाभ देने के लिए आश्वासन दे सकती है। बीजेपी है, जीतने के लिए सब कुछ करेगी। यूपी के बाद बात कर्नाटक की, जहां राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव हुए। सूबे की सत्ताधारी कांग्रेस को चुनाव से पहले क्रॉस वोटिंग का डर था। वहीं बीजेपी और जेडीएस गठबंधन के पास प्रथम वरीयता के 85 वोट थे, जो 2 सीटें जीतने के लिए जरूरी 90 से 5 कम थे। बीजेपी और जेडीयू के नेता भी अपने दोनों उम्मीदवारों की जीत के दावे कर रहे थे। कर्नाटक सरकार के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने हाल में आरोप भी लगाया था कि उनके विधायकों को प्रलोभन दिए जा रहे हैं। क्रॉस वोटिंग के खतरे सचेत कांग्रेस ने व्हिप जारी करने के साथ ही सभी विधायकों को एक होटल में ठहराया, मॉक वोटिंग कराई, जिससे कोई वोट अमान्य होने की आशंका कम हो। पर खेल उल्टा हो गया। बीजेपी जेडीएस गठबंधन के 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग खरीदी। ये 2 विधायक हैं एसटी सोमशेखर और शिवराम हेब्बर। दोनों बीजेपी की पिछली सरकार में मंत्री रहे, यानी कर्नाटक में कांग्रेस के 4 उम्मीदवारों की जीत तय है, और बीजेपी को अपने घर की सुरक्षा नए सिरे से देखनी होगी। अब बात हिमाचल की। यहाँ पर बात राज्यसभा से आगे निकलकर यहाँ तक पहुँच गई कि क्या राज्य की सरकार के पास सदन में बहुमत है। दरअसल हिमाचल प्रदेश विधानसभा की स्ट्रेंथ 68 विधायकों की है। कांग्रेस के 40, बीजेपी के 25, 2 निर्दलीय समेत 3 अन्य विधायकों का समर्थन भी सुक्खू सरकार के साथ है। यानी कांग्रेस के पक्ष में 43 विधायक हैं, या कहें कि थे।
और बीजेपी के पास 25। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी के सामने यहां बीजेपी ने पूर्व कांग्रेस नेता हर्ष महाजन को मुकाबले में उतारा और अब खबर है कि राज्यसभा के चुनाव में 9 विधायकों ने कांग्रेस की जगह बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। ऐसी स्थिति में बीजेपी का वोट गणित 34 पहुंच जाएगा और कांग्रेस 43 से घटकर प्रथम वरीयता के 34 वोट पर आ जाएगी। सीट जीतने के लिए प्रथम वरीयता के 35 वोट चाहिए होंगे। अगर दोनों में से किसी भी दल के पास ये संख्या बल नहीं रहा तो बात दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती पर जाएगी और ऐसा हुआ तो बीजेपी यकीन जता रही है कि कांग्रेस के कई विधायक दूसरी वरीयता का वोट हर्ष महाजन को देंगे और पार्टी जीत जाएगी। ऐसा हुआ तो सुक्खू सरकार के लिए बड़ा झटका होगा। 68 सदस्यों वाली हिमाचल विधानसभा में बहुमत के लिए जरूरी जादुई आंकड़ा 35 विधायकों का है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की खबर अगर सही साबित होती है तो इस बात का भी संकेत होगा कि विधायक सुक्खू के चेहरे से यानी मुख्यमंत्री से खुश नहीं है। राज्यसभा चुनाव के फाइनल नतीजे क्या हैं, बता रहे हैं न्यूज रूम से हमारे साथी अभिनव। शाम होते होते तीनों राज्यों के राज्यसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए। उत्तर प्रदेश में जो संभावना बीजेपी के खेमे से और जो आशंका समाजवादी पार्टी के खेमे से जताई जा रही थी वही परिणाम में आया। बीजेपी के 8 प्रत्याशी जीते और 8वां संजय सेठ भी जीते। दूसरे वरीयता के मतों से उनकी जीत तय हुई। होता यह है कि जो पहली वरीयता की संख्या मान लीजिए 37 है, अगर वो नहीं है 28 वोट उनको मिले हैं तो बाकी जो 37 लोग होंगे जो दूसरे नंबर पे उनका नाम लिखे होंगे वहाँ से उनकी जीत तय हुई। तो समाजवादी पार्टी के कुनबे में अच्छी खासी सेंधमारी हुई, वो आपने जाना। सबसे दिलचस्प हिमाचल का नतीजा रहा। हिमाचल में हुआ ये कि 34-34 पर टाई हो गया मामला और जो विधायक कांग्रेस के टूटे, कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, निर्दलीय विधायक उधर गए। 34-34 पे टाई होने के बाद नियम ये कहता है कि पर्ची निकाली जाती है और जिसके नाम की पर्ची निकलती है वो चुनाव हार जाता है। जी, पर्ची निकलने वाला जीतता नहीं है। अगर पर्ची निकली, दो नामों की पर्ची डाली गई, उसको खंगाला गया, उसके बाद पर्ची निकाली जाती है और उसमें अभिषेक मनु सिंघवी की पर्ची निकल गई। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए। पैसा प्रबंधन के अलावा किस्मत ने भी कांग्रेस का साथ नहीं दिया। तो यहाँ पर बीजेपी के प्रबंधन की जीत हो गई, कांग्रेस के प्रबंधन की हार हुई। मुख्यमंत्री सुक्खू पर इसको लेकर कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। कर्नाटक का चुनाव एक तरीके से जैसा पहले से तय था वैसा ही हुआ। बीजेपी ने एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट खड़ा जरूर किया था लेकिन उसकी हार हुई। वहां उल्टा बीजेपी के साथ गेम हुआ। एक विधायक ने क्रॉस वोट किया कांग्रेस के पक्ष में। कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार नासिर हुसैन, अजय माकन और जीसी चंद्रशेखर तीनों चुनाव जीते। कांग्रेस के बीजेपी के भी एक प्रत्याशी को जीत मिली। जैसा हमने खबर शुरू करने से पहले वादा किया था, बात खत्म ही करेंगे एक ललन टॉप पाठशाला के साथ। चलते चलते बताते हैं राज्यसभा में वोटिंग कैसे होती है। राज्यसभा चुनाव में विधायक यानी एमएलए हिस्सा लेते हैं। विधान परिषद सदस्य यानी एमएलसी राज्यसभा चुनाव में वोटर के तौर पे शामिल नहीं होते। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग का फॉर्मूला ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। विधायकों की कुल संख्या बटा खाली सीटें +1 और फिर ये ब्रैकेट बंद हो तो फिर +1, यानी किसी राज्य की राज्यसभा की खाली सीटों में एक जोड़कर उससे कुल विधानसभा सीटों को विभाजित किया जाता है। इससे जो संख्या आती है फिर उसमें एक जोड़ दिया जाता है। उदाहरण लेते हैं यूपी का। यूपी में 10 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है तो इसमें एक जोड़ा जाएगा, बना 11। अब राज्य में कुल 403 विधानसभा सीट हैं लेकिन वर्तमान में 4 सीटें खाली हैं, इसलिए यहाँ कुल वोटों की संख्या यानी कुल विधायकों की संख्या 399। 399 को 11 से भाग दिया तो मिला नंबर 36.272। राउंड फिगर में इसे 36 मानेंगे। अब इसमें एक जोड़ेंगे तो 37 हुआ। इसलिए यूपी में राज्यसभा का चुनाव जीतने के लिए एक उम्मीदवार को 37 विधायकों के प्रथम वरीयता वोटों की आवश्यकता थी। यही आवश्यकता आविष्कार की जननी बनी। बीजेपी की पॉलिटिकल प्रयोगशाला से एक और रसायन निकला जिसने सपा को फिलहाल ढेर कर दिया है। पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि उन भाषणों का क्या, विधानसभा चुनाव के उन वादों का क्या जो अपने अपने मतदाताओं को इन पार्टियों के नेता करते हैं। ये आज की बड़ी खबर थी। अब सुर्खियों का रुख करते हैं। पहली सुर्खी दिल्ली से है। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दिल्ली में अपने 4 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। इनमें से 3 सिटिंग विधायक हैं। इसके अलावा पार्टी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र से भी सुशील गुप्ता के नाम का ऐलान कर दिया जो पहले राज्यसभा के सांसद रहे। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। आप और कांग्रेस के बीच 4 और 3 सीटों पर समझौता हुआ है। दोनों दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। अब बात की कौन कहां से लड़ेगा। नई दिल्ली लोकसभा सीट से सोमनाथ भारती, दक्षिणी दिल्ली से सही राम पहलवान, पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्र और पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार उम्मीदवार हैं। अब इन कैंडिडेट्स का ब्रीफ परिचय जान लेते हैं। सबसे पहले बात सोमनाथ भारती की। अभी मालवीय नगर सीट से विधायक हैं। 2013 से लगातार तीसरी बार इस सीट से विधायकी जीते हैं। केजरीवाल कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं। अगला नाम महाबल मिश्रा का। नवंबर 2022 में कांग्रेस छोड़कर आप ज्वाइन की।
मौजूदा वक्त में इनके बेटे विनय मिश्र द्वारका विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। तीसरा नाम सहीराम पहलवान का। सहीराम इस वक्त दिल्ली के तुगलकाबाद से विधायक हैं। साल 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से जीत दर्ज कर चुके हैं। चौथा नाम कुलदीप कुमार का, जो कोंडली से विधायक हैं। आप नेता गोपाल राय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुलदीप कुमार को लेकर बताया कि दिल्ली की पूर्वी लोकसभा सीट जनरल सीट है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने शेड्यूल कास्ट SC वर्ग से आने वाले प्रत्याशी को इस सीट पर चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आपने सुशील गुप्ता को उतारा है। सुशील फिलवक्त हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। 2013 में कांग्रेस ने उन्हें दिल्ली की मोती नगर सीट से विधानसभा का उम्मीदवार बनाया था और तब वो आपके कुलदीप चन्ना से हार गए थे। 2017 में कांग्रेस इस्तीफा देकर आप में शामिल हुए थे और बने थे राज्यसभा के सांसद। इन सबको टिकट दिलाने में किन समीकरणों ने मदद की? अगली सुर्खी, प्रधानमंत्री मोदी ने गगनयान मिशन के चारों एस्ट्रोनॉट्स को एस्ट्रोनॉट्स विंग पहनाए। इन चारों एस्ट्रोनॉट्स के नाम सामने आ चुके हैं। ये सभी अंतरिक्ष यात्री भारतीय वायुसेना के टेस्ट पायलट्स हैं। कौन है इतिहास बनाने वाले ये अधिकारी? इनके नाम हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, अंगद प्रताप, अजित कृष्ण और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ल। इन चारों के पास फाइटर जेट्स उड़ाने का अनुभव है। गगनयान मिशन के लिए फिलहाल इन चारों की ट्रेनिंग चल रही है। चारों अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, सुनते हैं। मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि गगनयान में यूज होने वाले ज्यादातर उपकरण मेड इन इंडिया है। ये कितना बड़ा संयोग है कि जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनने के लिए उड़ान भर रहा है, उसी समय भारत का गगनयान भी हमारे स्पेस सेक्टर को एक नई बुलंदी पर ले जाने वाला है। आज यहां अनेक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण भी किया गया है। इनसे देश का वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सामर्थ्य तो बढ़ेगा ही, साथ ही रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। गगनयान मिशन का लक्ष्य इन अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जाना है और भारत की मानव युक्त अंतरिक्ष यान भेजने की क्षमता का प्रदर्शन करना है। इसके सफल होने पर भारत दुनिया का ऐसा चौथा देश बन जाएगा जिसने अंतरिक्ष में मानव युक्त मिशन भेजा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। आज के लंडन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।